हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने यूनिट 7 और 8 को अच्छे से देखा होगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर उसको देखना स्टार्ट करें। आज मैं आपके लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 6। एज यू नो, इस यूनिट का जो वेटेज है वो है 8 मार्क्स का। तो हमें इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कंपैरेटिवली बाकी सारी यूनिट्स में ये यूनिट काफ़ी छोटी है और इसके टॉपिक्स भी काफ़ी स्पेसिफिक आते हैं, तो इसलिए हमारे लिए यूनिट कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। बट हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है इसमें, तो ऑफकोर्स जो वर्ड्स होंगे, जो नेम्स हैं, वो ज़्यादातर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लर्न करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं इसके टॉपिक्स को। इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं यूनिट में, वो ऑफकोर्स सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देन वी विल सी द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, जिसमें इंटरनेशनल लॉ वर्सेस डोमेस्टिक लॉ किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, किस लॉ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसकी बात हम करेंगे। इंटरनेशनल लॉ एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करेंगे, ये कितना फ़र्क पड़ता है जब हमारी किसी कंट्री के साथ रिलेशंस कैसे हैं और उन रिलेशंस की वजह से इंटरनेशनल लॉ में कितना डिफरेंस आता है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल लॉ? ऑफकोर्स उसकी बात हमें करनी पड़ेगी। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जो कि इंटरनेशनल बॉडीज को गवर्न करता है, मतलब प्राइवेट इंटरनेशनल, मतलब दोनों का डिफरेंस भी हम समझेंगे। मतलब मोस्टली जो बोर्ड में आता है वो पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसके दो टाइप्स हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो हम वो दोनों क्या हैं और किस किस को गवर्न करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर की, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ऑलमोस्ट हर साल पेपर में आता ही आता है, वो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। 3 सोर्सेज को हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम ट्रीटीज पढ़ेंगे, कस्टमरी जो इंटरनेशनल लॉज हैं, कस्टम्स एज अ इंटरनेशनल लॉ, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसके 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, स्टेट प्रैक्टिस एंड ओपिनियन ज्यूरिस के बारे में। फिर हम बात करेंगे थर्ड सोर्स की, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जस्टिस उसके डिसीजंस एज अ सोर्स, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि आज की डेट में क्यों इंटरनेशनल लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों एज अ लीगल प्रोफेशनल, लीगल स्टूडेंट आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लॉ पे आज इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है, एंड व्हाट इज एरागोनस आइडिया, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, जिसपे इस साल का जो बोर्ड का पेपर था 2025 का, उस पे 2 मार्क का क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसी क्या चीज़ है जो हर जगह प्रेजेंट है? दैट इज ह्यूमन बीइंग। तो अगर कोई चीज़ बियॉन्ड द इंटरनेशनल, बियॉन्ड द नेशन आती है, मतलब कि अगर नेशन ही आप अपनी पॉपुलेशन के अगेंस्ट हो जाए, तो उसको टेक ओवर करने के लिए किसी भी डोमेस्टिक लॉ को नहीं इम्पोर्टेंट दी जाएगी। किसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा? द ह्यूमैनिटीज़ को। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ की, एंड फिर हम ऑफकोर्स बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ एंड इंडिया की, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कि भाई जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, जितने भी डिफरेंट नेशंस हैं, अगर उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं तो फिर क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। तो जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ज्यूरिडिक्शंस पढ़ेंगे हम, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्या क्या ज्यूरिडिक्शंस हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देखेंगे, एंड देखेंगे कि क्या अदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो कुल मिला के ये पूरा चैप्टर है, और हर टॉपिक अपने आप में इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई टू लिसन एंड लर्न इंडिविजुअल टॉपिक्स। मैं चाहता तो इंडिविजुअल टॉपिक्स की भी वीडियोस बना सकता था, लेकिन क्योंकि फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, सेपरेट वीडियोस बनाने में कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, तो मैंने सिंगल वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन जब आप एक बार पूरा वीडियो देखना शुरू करेंगे कंफर्टेबल होके, तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग की क्या है, मतलब वाई डू वी नीड द इंटरनेशनल लॉज, एंड क्यों हमें इंटरनेशनल
लॉज की ज़रूरत पड़ी और ऐसा क्या चीज़ है मतलब जिसकी वजह से आज हम इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि हर स्टेट के अपने खुद के कुछ डोमेस्टिक लॉज होते हैं, हर स्टेट अपने अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और स्टेट टू स्टेट ये जो रूल्स होते हैं ये वेरी भी करते हैं। बट क्या होता है जब एक प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो नेशंस हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उस समय क्या होता है, तो उस समय जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ इंटरनेशनल लॉ। व्हाट वी नीड इज़ द इंटरनेशनल लॉ व्हेन द different individuals of different nations are interacting with each other, or the government of one country is interacting with the government of another country. So at that time what we need is the international law. When we talk about the historical evolution of the international law, so this term of international law जो है that was created by इंग्लिश फिलोसफर जेरेमी बैंथम का नाम आपको याद करना है, दैट इज इन 1780. इट वाज इन 1780 व्हेन द जेरेमी बैंथम हैज क्रिएटेड दिस वर्ड दैट इज द इंटरनेशनल लॉ. उससे पहले किसी ने भी इसके बारे में कभी बात नहीं करी थी. इट वाज दिस इंग्लिश फिलोसफर जेरेमी बैंथम जिसने इंटरनेशनल लॉ वर्ड को कॉइन किया और उस पर बात करना स्टार्ट करी, एंड देन इट बिकेम लाइक अ काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन की यस एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि यस हमें वर्ल्ड की कंट्रीज को यूनाइट करने के लिए, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए इंटरनेशनल लॉ की क्या है ज़रूरत है. जब हम है ना जब हम बात करते हैं कि भाई अल्टीमेटली जेरेमी बैंथम वाज द वन जिसने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज़ किया, बताया, लेकिन हु इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टिव वर्क किसने करे, तो इट वाज हुगो ग्रोटियस का नाम हमें याद करना है. द वन हु वॉज फ्रॉम द डच जूरिस्ट थे, एंड इन्होंने 1625 में अपनी एक बुक लिखी थी ऑन द लॉ ऑफ वर्ल्ड एंड पीस, एंड दैट बुक बिकेम व्हाट एज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये बात करना चाह रहे थे फ्रीडम ऑफ द हाई सीज, मतलब जो सी का एरियाज है, मोस्टली जो सी है, ओशियंस हैं, वहाँ कोई रूल फॉलो नहीं होता. मतलब एनी नो मैंस लैंड इज अ लैंड ऑफ एवरीवन, मतलब एवरीबडी वांट टू गो ओवर देयर, लाइक स्पेस इज देयर. आज लोग हर कोई स्पेस में जाना चाहता है, तो वहाँ के लिए कुछ रूल बनने चाहिए. ऐसी जगह जो किसी को भी कोई भी उसको ओन नहीं करता, तो हर कोई उसको अपना उस पर रूल बनाना चाहता है, उसको वेस्ट करना चाहता है. यू मस्ट हैव सीन आपके नियर बाई एरियाज में भी कोई ऐसा प्लॉट जो खाली है तो लोग उसमें कूड़ा कचरा डालते हैं. तो अगर हम कोई लॉ नहीं बनाएंगे तो द थिंग्स विल बिकम आउट ऑफ अवर कंट्रोल. तो बहुत ज़रूरी है कि यस इट वॉज हुगो ग्रोटियस जिन्होंने सबसे पहले इस पर काम करना स्टार्ट किया कि भाई हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे लॉ बनाने जिससे कि जो सी है, ओशियन से, उनको कंट्रोल किया जा सके. इट वॉज द यूरोपियन पावर्स, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, दे वर वेरी मच रेडी कि हाँ हम इस लॉ को फॉलो कर लेंगे. तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम और पीछे की बात करें कि 1625 या फिर उससे पहले किसने इस पे काम करना शुरू किया, तो इट वॉज एंशियंट मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो थी, दे ऑल्सो ट्राई टू मेक सम लॉज विच वुड बी फॉलोड बाय मैक्सिमम नेशंस. ऐसे है ना, they wanted to create the essential structure, but ultimately it was after the European Renaissance that this international law became the main एजेंडा ऑफ एवरी कंट्री की यस अगर हम 2-3 या बहुत सारी कंट्री से डील कर रहे हैं तो हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकें, उन कंट्रीज को आपस में इंटरेक्ट करा सकें. अदरवाइज अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई लॉ नहीं होगा, तो देयर विल बी अ बिग डिफिकल्टी फॉर वन कंट्री टू अदर कंट्री टू डील विद ईच अदर, एंड द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू डील विद ईच अदर. सो फॉर दिस व्हाट वाज ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट दैट इज द इंटरनेशनल लॉ. बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ वर्सेस डोमेस्टिक लॉ की. एज यू नो, जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लॉ है. मतलब इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि बाइंडिंग हो जाएगा तो फिर भाई जो कंट्रीज़ हैं उनकी सॉवरेनिटी है उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ जाता है. तो ये डिफ़र करता है डोमेस्टिक या फिर म्यूनसिपल लीगल सिस्टम से, क्योंकि जो डोमेस्टिक या म्यूनसिपल लीगल सिस्टम है वो बहुत बाइंडिंग होता है, वो एक्सेप्टेड बाय ऑल द जो कंट्रीज़ हैं, जुरिडिक्शन है उनके थ्रू होता है, एंड हैव द एब्सोल्यूट जुरिडिक्शन, है ना. मतलब डोमेस्टिक लॉ को आपको ऐसे समझना है कि भाई डोमेस्टिक लॉ तो हमारा खुद का बनाया हुआ लॉ है,
हमारे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमारी कंट्री में रहने वाले ऑलमोस्ट सभी लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और हैव द नेशनल स्टेट पॉलिसी। हमारी स्टेट है ना, हमारे और मतलब हर पुलिस सॉरी कि मतलब हर स्टेट अपनी खुद की क्या बनाता है, पुलिस बनाता है। जबकि कभी भी आपको कहीं इंटरनेशनल पुलिस नहीं दिखेगी। कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स, है ना, सज़ा देने का राइट है। जबकि जो इंटरनेशनल लॉ है वो पहली बात तो बाइंडिंग नहीं हो सकता, ये समझना है। यूएन और उसके जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्रीज़, वो उसका लेजिस्लेशन तो कर सकती हैं लेकिन बाइंडिंग नहीं हो सकता, है ना, बाइंडिंग लॉ नहीं है। नॉट हैव द एब्सोल्यूट ज्यूरिडिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड कोई इंटरनेशनल पुलिस एज सच ये नहीं बना सकते और कोई एक्शन नहीं ले सकते किसी आउटसाइडर के खिलाफ। जैसे अगर हम ये बोले कि भाई कि पर्टिकुलर जो वायरस है या पर्टिकुलर कोई डिसीज़ है या पर्टिकुलर कोई कंट्री है जो बहुत गलत कर रही है, तो इंटरनेशनल जो लॉ है वो उस कंट्री को सिर्फ गाइडलाइंस दे सकता है या उस कंट्री के अगेंस्ट में वर्बली कुछ अनाउंस कर सकता है, बट एज सच कोई सज़ा उनको नहीं सुना सकता, क्योंकि वो मानना या नहीं मानना उस कंट्री के ऊपर है, बाइंडिंग नहीं है। जबकि जो डोमेस्टिक लॉ है वो उस कंट्री के लोगों पे क्लियरली अप्लाई होगा। कंट्री के अंदर रहकर आप कंट्री के डोमेस्टिक लॉ को मानने से मना नहीं कर सकते। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें समझना है। डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद करना है इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ में। और मेजर जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग नहीं होते, जबकि हमारे डोमेस्टिक लॉ, हमारे नेशनल लॉ बाइंडिंग होते हैं। डोमेस्टिक लॉ में पुलिस होती है, पूरा एक सिस्टम होता है, जबकि इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कोई पुलिस नहीं होती। डोमेस्टिक लॉ में हमें पनिशमेंट दी जा सकती है लेकिन वहाँ हमें पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ एज़ कम्पेयर टू म्यूनसिपल लॉ, ये आपको समझना है। अगर हम ऑस्टिन के इस वर्ड्स पे जाए तो नॉट अ ट्रू लॉ, ऑस्टिन जो थे उन्होंने इसको नॉट अ ट्रू लॉ बोला है। एंड ओपन हाइम्स जो थे दे ही यूज टू से इट एज अ ट्रू लॉ। मतलब अगर हम ओपन हाइम्स की बात करें तो वो ये चाहते थे कि भाई इंटरनेशनल लॉ ही एक ट्रू लॉ होना चाहिए, जो डोमेस्टिक लॉज हैं उनको हमें स्ट्रेस कम देना चाहिए। बट एज यू नो कि नेशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है या डोमेस्टिक लॉज की जब हमारी सॉवरेनिटी की बात आती है तो हम इंटरनेशनल लॉज पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, डिफरेंस ईजी भी है कि आपको आराम से डिफरेंस समझ में आ जाए कि भाई डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ में क्या डिफरेंस है, वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस की। जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड होता है। रेसिप्रोसिटी समझते हैं, जो कि अभी ट्रंप ने, जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उन्होंने भी चलाया हुआ है कि भाई जितना टैरिफ आप हमारे ऊपर लगा रहे हो उतना हम आपके ऊपर लगा देंगे, लाइक दिस, कि भाई जैसा आप हमारे साथ बिहेवियर करोगे वैसा ही हम आपके साथ बिहेवियर करेंगे। इसको हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं। और जनरली ये बेस्ड होता है सेल्फ इंटरेस्ट पे कि भाई जैसा आप हमारे साथ व्यवहार करना चाह रहे हैं वैसा ही हम आपके साथ करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर लॉ बनाते हैं, कोई ट्रिटी साइन करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं और उसका ब्रीच करते हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और अफेक्ट पड़ता है हमारे फ्यूचर रिलेशंस पे भी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर कि हम एक नियर यूनिवर्सल कंसेंस क्या करें, क्रिएट करें। मतलब पूरा वर्ल्ड एक साथ मिलके इंटरनेशनल रिलेशंस को क्या करे, क्रिएट करे। जैसे कि अभी थोड़ा बहुत इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में भी आपने ये देखा, वर्ल्ड जो हमारा आईसीसी है उसमें आपने देखा कि आईसीसी हैज़ ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट कि भाई आप एक जब वर्ल्ड क्रिकेट को प्रेजेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, तो वहाँ आप अपने जो पर्सनल इशूज़ हैं उनको असाइड कर दीजिए, वो सारी चीज़ें करिए जो इंटरनेशनली की जाती हैं, हर कोई एक दूसरे के साथ करता है। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझना है कि भाई इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा बेस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। कि अगर आपके कुछ कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो उनके साथ आपके इंटरनेशनल लॉज भी बनेंगे, अच्छे इंटरनेशनल लॉ बनेंगे। अगर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट्स जो है वो क्या करते हैं, कन्फर्म करते हैं देयर रिलेवेंट लॉज एंड प्रिंसिपल्स को, एंड इंटरनेशनल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। दैट इज़ वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको बहुत नेगेटिवली भी देखा जाता है बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई हम स्टिक नहीं रहते। जैसा कि हर कोई कंट्री ऐसा करती है कि भाई अगर मेरे आज आपके साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो मैं हमारे बीच में जो लॉज बने हुए हैं, ट्रीटीज़ हैं, उनको फॉलो करूँगा। अगर रिलेशंस ख़राब होते हैं तो मैं उनको फॉलो नहीं करूँगा। तो कुल मिला के क्या हो जाता है कि इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसमें इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स को ला पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम पे काम नहीं करता है। इन रियलिटी इट इज़ डिफरेंट। मतलब इंटरनेशनल लॉ कोशिश तो यही करता है कि भाई सारी जो कंट्रीज़ हैं वो एक जैसी हो जाए, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाए, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। होता क्या है कि जो पावरफुल नेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, और जो वीक कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो वो समझने की हमें ज़रूरत है। बेसिकली इंटरनेशनल लॉ किन किन एरियाज़ में काम करता है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अल्टीमेटली हमें ज़रूरत क्यों है इंटरनेशनल लॉ की। तो हमें एनवायरनमेंट के कंसर्न में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्लोबलाइजेशन लाने के लिए ज़रूरत है, और सी जो है हमारा पूरा जो मतलब ओशियन वाला पार्ट है उसको लेके ट्रीटीज़ बनाने की ज़रूरत है, विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1982 से उस पर काम हो रहा है। तो ये समझना है कि इंटरनेशनल लॉज कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है उनकी, एनवायरनमेंट में, ग्लोबलाइजेशन में, और लॉज ऑफ द सी ट्रीटी में हमें काम ज़रूरत पड़ती है। अल्टीमेटली अब तक हमने क्या क्या बहुत बड़ा इंटरनेशनल लॉ अचीव किया है, तो उसमें क्योटो प्रोटोकॉल सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका जो पॉलिटिकल साइंस में आप में से जो बच्चे पढ़ते हैं या जो करंट अफेयर्स आप में से बच्चे अपना प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि आपको पता है कि क्योटो जापान में 1997 में इसको ड्राफ्ट किया गया था एंड 2005 में इट वाज इम्प्लीमेंटेड। क्या है ये? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो रिड्यूस करने की बात करती है कार्बन डाइऑक्साइड को और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ग्लोबल वार्मिंग को, मतलब अल्टीमेटली जो क्योटो प्रोटोकॉल का पूरा इम्पैक्ट जो एम है वो क्या है कि भाई हमें कॉम्बैक्ट करना है ग्लोबल वार्मिंग को। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों प्रैक्टिकलिटी में आ पाया? इंटरनेशनल लॉज की वजह से। और मतलब सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि इसमें जो कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसका बहुत बड़ा रोल है कि भाई जिन कंट्रीज़ के जापान के साथ रिलेशंस अच्छे हैं या ओवरऑल जिन कंट्रीज़ में अच्छे रिलेशंस हैं, जो एक बात में एग्री हो जाते हैं, उन्होंने इसको अपने यहाँ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये समझने की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं हम। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। उसके टाइप्स क्या है? तो जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, तो एवरी कंट्री या जो भी स्टेट्स हैं, है ना, मतलब एवरी कंट्री जिनको हम स्टेट बोलते हैं बेसिकली, उनमें वो सभी क्या करती है? इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने की कोशिश करती है। मतलब आज की डेट में हम ऐसे किसी भी कंट्री को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वर्ल्ड में जो पूरी तरीके से आइसोलेटेड रहना चाहती हो। हर कोई कंट्री किसी ना किसी कंट्री के साथ कोई ना कोई रिलेशन में है, दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई रूल्स और या रेगुलेशंस को क्या करें? फॉलो करें। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हर कंट्री किसी न किसी कंट्री के साथ जुड़ी हुई है। एज पर दी बेंथम्स क्लासिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द रूल्स गवर्निंग दी रिलेशंस बिटवीन दी स्टेट। इससे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकती इंटरनेशनल लॉ की कि भाई इंटरनेशनल लॉ क्या है अकॉर्डिंग टू दी बेंथम के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई रूल्स गवर्निंग दी रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स, है ना, जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हमें बनाने हैं वो कैसे गवर्न होंगे, उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो इंटरनेशनल लॉ है। क्या मिसिंग है इसमें? 2 एलिमेंट्स आर मिसिंग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि भाई एक बॉडी मिसिंग है इसमें, और इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये चीज़ मिसिंग है कि आपने कोई बॉडी नहीं बनाई है इसको गवर्न करने के लिए। उस समय पे कोई बॉडी का नाम नहीं बताया। जैसे जब हम अपने कंट्री की बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ लॉज कौन फॉलो कराता है इंडिया में, तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। ऐसी कोई इंटरनेशनल बॉडी जो हो कंट्रीज के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो वो समझना है। इंटरनेशनल लॉ ऑफ कोर्स लॉ ऑफ नेशंस को कभी भी क्या नहीं कर सकते? सुपरसीड नहीं कर सकते। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हमें देखना है। जस्ट कॉग्नेंस जो लैटिन फ्रेज है
तो वो समझना है कि कंपेलिंग लॉ नहीं है, मतलब इंटरनेशनल लॉज कभी भी क्या नहीं है, जस्ट कॉग्निजेंस नहीं है, मतलब कंपेलिंग लॉ नहीं है, आपको बाइंड नहीं किया जा सकता उनको फॉलो करने के लिए। मेन आस्पेक्ट क्या है, मतलब इंटरनेशनल लॉ का मेन आस्पेक्ट क्या है कि ये सिर्फ कंसर्न बेस्ड गवर्नेंस पे काम कर देंगे। अगर आपने अपनी कंसेंट दी है, अगर आप एग्री हैं तो आप फॉलो करेंगे, अगर आप एग्री नहीं हैं तो आप फॉलो नहीं करेंगे। कोई भी आपको बाउंड नहीं कर सकता फॉलो करने के लिए। स्टेट्स आर नॉट obliged टू बी अबाइड बाय इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये समझना है। एक्सेप्शन क्या हो जाता है इसका, ये इसका एक्सेप्शन हो जाता है। कौन सा, द जस्ट कॉग्निज जो है वो इसका एक्सेप्शन है, ये याद रखना है आपको। जस्ट कॉग्निज क्या है, इसका एक्सेप्शन है कि नहीं, अगर कभी भी आप कोई अपनी कंट्री में ऐसा काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड को डेंजर में डाल सकता है, ह्यूमैनिटी को डेंजर में डाल सकता है, तो यू विल बी आस्क्ड टू फॉलो इट, दैट इज कंपेलिंग लॉ बन जाएगा आपके लिए। ये समझना है आपको कि भाई आपके ना इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्या बन सकते हैं आपके लिए, कंपेलिंग बन सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा, जस्ट कॉग्निजेंस का प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो समझ में आ गया मेरी बात अच्छे से। तो ये समझ लीजिए कि भाई इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं, बैंथम की डेफिनेशन, उसमें क्या चीज़ इंटरनेशनल लॉज में हमें नहीं मिलती जो हमें डोमेस्टिक लॉ में मिलती है, एंड अल्टीमेटली ये किस मेन प्रिंसिपल पर काम करता है, और एक्सेप्शन क्या है, कब ये कंपेलिंग हो जाता है। तो उसमें लैटिन फ्रेज जो है जस्ट कॉग्निजेंस, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी कभी कभी क्रिएट हो जाती हैं जब जो नेशन है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सबको प्रॉब्लम में डाल रही हो, तो आपको तब इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की जब हम बात करेंगे तो दो टाइप्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एज नेम इंडिकेट रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में रिलेशंस को रेगुलेट करता है। ये डिफर है, कंसर्न है किससे, इंटर स्टेट रेगुलेशन से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि मतलब सिर्फ और सिर्फ जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री है, उन गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं उनके बीच में जो रिलेशंस है उनको मैनेज करेगा, नॉट रिलेटेड विद द रिलेशंस बिटवीन प्राइवेट एंटिटीज़। कि भाई इंडिविजुअल वन कंपनी जो है कंट्री की, वो किसी अमेरिकन कंपनी के साथ डील कर रही है तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के साथ डील कर रही है तब वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में आएगा। नॉट कंसर्न विद द डोमेस्टिक लॉ ऑफ एनी कंट्री, से भी इनको कोई मतलब नहीं होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, टू मेक अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेन ऑर्गन इसमें काम कर रही है वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फॉस्टरिंग द स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई पब्लिक इंटरनेशनल लॉज के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि हम एक अच्छा रिलेशंस पूरे वर्ल्ड में क्रिएट कर पाए। कौन कौन से की एरियाज हैं जिन पे ये काम करते हैं, वो की एरियाज आप बुक में देख सकते हैं। पिंक कलर का एक बॉक्स आपकी बुक में बना हुआ है जिसमें पीस एंड सिक्योरिटी की बात की जाती है। इसमें ट्रेड की, वेपन्स की, इंटरनेशनल क्राइम्स की, ह्यूमन राइट्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, बायोडाइवर्सिटी की, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, डेवलपमेंट, साइंस एंड सिक्योरिटी, एक्सट्राडिशन, एयर स्पेस, सी, फिशरीज, नेचुरल रिसोर्सेज की इसमें बात की जाती है। तो ये आपको समझना है कि भाई की बहुत सारे की एरियाज जो है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर में आते हैं, और ये वन कंट्री की गवर्नमेंट का दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा बेटर रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक अच्छा स्टेबल ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो बन सके, वर्ल्ड क्रिएट हो सके ऐसा जिसमें ट्रेड, पीस और अच्छा काम हो सके, मतलब तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम सभी को पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1995। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए क्या गोल है, क्यों बनाया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि प्रोड्यूसर्स को, एक्सपोर्टर्स को, इम्पोर्टर्स को एक अच्छा सिस्टम दिया जा सके, एक ऑर्गेनाइजेशन दी जा सके जो उन्हें ये इंटरेस्ट करे कि येस आप फ्रीली इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई गवर्नमेंट, किसी कंट्री की गवर्नमेंट आपको आपके साथ प्रॉब्लम करती है, तो देयर इज अ इंटरनेशनल लॉबी जो उसको टेक केयर करेगी। ओनली अ इंटरनेशनल बॉडी रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स द 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ये समझना है कि भाई WTO क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक इकलौती ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 98% ट्रेड क्या कर रही है, गवर्न कर रही है।
its headquarter is in Geneva, Switzerland, and currently almost 164 countries की क्या है members हैं, and organization for the trade opening पे ये लोग काम कर रहे हैं, place to solve and sort out the trade problem। मतलब वर्ल्ड के अंदर अगर कहीं भी कोई ट्रेड का डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है जिससे ट्रेड रुक सकता है वर्ल्ड का, तो उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इफेक्टिवली क्या कर रही है, काम कर रही है। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे, और आपको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। वीडियोस लंबी बन रही हैं आई नो, लेकिन आपको उनको सुनना है। अगर एक एक बार भी आप इन वीडियोस को सुनते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं और फिर अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो जाना चाहिए कि 1995 में ये बना, और उसके बाद फिर ये आज तक काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं हम दूसरा जो टाइप है इंटरनेशनल लॉ का, वो क्या है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, जैसा कि हमें पता ही है कि कॉन्फ्लिक्ट जब ह्यूमन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस होता ही है, तो उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है कि भाई प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ किससे डील करेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस जब होंगे उससे डील करेंगे। बॉडी है जो कि कन्वेंशंस पे, मॉडर्न लॉस पे, डोमेस्टिक लॉस या फिर पे काम करेगी। सेकेंडरी लीगल सोर्सेज को ये लोग टेक केयर करते हैं। वॉट इट डू, इट जुरिडिक्शन और कंसर्न लॉ कंसर्न इसका देखना है हमको कि किस तरीके से काम करती है। मतलब प्राइवेट इंटरनेशनल बॉडी, जैसा कि मैं बता चुका कि बेसिकली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी जो मेक श्योर करेगी कि कौन से केसेस इसके अंडर में आएंगे, इंडिविजुअल रिलेशंस को ये ध्यान में रखती है। तो समझना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैरिज का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मैरिजेस, अगर कोई अमेरिकन पर्सन इंडियन पर्सन से मैरिज कर रहा है, तो फिर वो कहाँ के लॉ फॉलो करेगा, उनकी मैरिज कौन सा, क्या चीज़, कौन सा लॉ वैलिड करेगा, तो वो सब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर आ जाता है। तो ये हमें समझना है। ठीक है, तो डिफरेंस होता है बिटवीन द नेशंस और बिटवीन द, मतलब अगर सिंपल इज क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो वो समझना है कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो गवर्नमेंट्स उसको फॉलो करती है, जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे डील करता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसके लिए कौन सी बॉडी काम कर रही है, उसके लिए WTO काम कर रही है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। तो ऐसे ही हमें कुछ उन बॉडीज़ के नाम भी याद करने हैं जो प्राइवेट लॉज को टेक केयर करती है। तो जब हम प्राइवेट लॉज की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले है हॉग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जो कि 1893 में हुआ था नीदरलैंड्स में। तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस करा, कुछ कन्वेंशंस बनाए, कुछ गाइडलाइंस थी। अब आप उनको मानते हैं तो वो फॉलो होंगे, नहीं मानेंगे तो वो फॉलो नहीं होंगे। इंटरनेशनल सेंटर ऑन सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है, दैट इज ICSID, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट लॉ भी एक बॉडी है, दैट इज UNIDROIT। तो इस तरीके से आपको इनके नाम, यूनिड्रॉइट इसको आप बोल देंगे, एंड यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है ना, यूनिक ट्रेड है, ये आपको याद करने हैं। और अगर ये चारों आप याद कर लेते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओनली फॉर यू कि या तो इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है या सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई राइट एनी 2 or 3 मेजर इंटरनेशनल बॉडीज विच आर डीलिंग विद द प्राइवेट लॉज। एज नेम इंडिकेट कि जो यूनिक ट्रेल है वो ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट जो इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहे हैं उनको डील करेगा। अगर नेशन टू नेशन के बीच में हो रहा है तो उसके लिए WTO इज देयर। सब इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस भी हैं जो अभी तक हुई हैं, जिनको साइन किया गया है, जिसमें वियना कन्वेंशन ऑन सेल ऑफ गुड्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर गाइडलाइंस में हुई कन्वेंशन है ना, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ इंटरनेशनल गुड्स। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मतलब अभी तक की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, वियना कन्वेंशन ऑन सेल ऑफ गुड्स। यूनिक ट्रेल के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ये मॉडल लॉ है ऑन द इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, जो कि 1996 से एप्लीकेबल है। एंड देन वी हैव जिनेवा कन्वेंशन आर्बिट्रल अवार्ड,
दैट इज ऑल्सो इज देयर। तो सब इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस भी हैं प्राइवेट लॉज को, मतलब जो हम प्राइवेट जैसे आप एक इंडिविजुअल किसी अमेरिकन, चाइनीज, जर्मनी, एनी कंट्री के इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं, तो आप इनमें से किसी एक को अपना बेसिक लॉ बना सकते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग आपस में ट्रेड करेंगे। तो जो भी डिस्प्यूट आगे अराइज होंगे वो उस कन्वेंशन के रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी समझने वाली बात है। आगे बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो बोर्ड के आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की जब हम बात करते हैं तो वो जो सबसे मोस्ट अथॉरिटेटिव जो हम सोर्स मानते हैं वो क्या है, वो है आर्टिकल 38 सबसेक्शन 1 ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये बताता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज फॉर इंटरनेशनल लॉ, एक तो प्राइवेट, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि भाई जब भी क्वेश्चन आएगा कि भाई राइट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, तो हमें समझना है कि देयर इज आर्टिकल 38 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो ये बता रहे हैं कि हमारे पास 2 तरीके के सोर्सेज हो सकती हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में हम क्या क्या लेते हैं, ट्रिटीज़ जो नेशंस टू नेशंस के बीच में होती हैं, कस्टम्स जो वो बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, या फिर कोई प्रिंसिपल्स या कोई रूल जो वो फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रिटीज़, कस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स कम्स अंडर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, वेयर एज द टीचिंग्स ऑफ द पब्लिक सिट जुडिशियल है ना पब्लिसिस्ट एंड द जुडिशियल डिसीजन जो है लिए हैं पहले ऑफकोर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू, वो सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाएगा। टीचिंग्स ऑफ द पब्लिसिट्स मतलब है ना टीचिंग जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से या कोई बहुत अच्छे रिनाउंड पीपल जो हैं जो इस प्रोफेशन में हैं, उनकी या तो टीचिंग्स या फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके प्रिसीडेंस डिसीजंस को भी हम लोग एज अ सोर्स मान सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स बताई गई है एज पर दी आर्टिकल 38 सबसेक्शन 1, वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के, मतलब अगर कंट्रीज के बीच में एक कॉमन सेंस क्रिएट हो जाता है तो भी वो सोर्स बन जाता है इंटरनेशनल लॉ का। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो हमें पता ही होना चाहिए कि उसके मेंबर्स कौन है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इप्सो फैक्टो बोलते हैं। मतलब क्या, मतलब उसके लिए कहीं मतलब आपको किसी को बताना नहीं है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर भी हो, ये इप्सो फैक्टो है कि आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाते हैं, बाय द फैक्ट इटसेल्फ, ये एक लैटिन फ्रेज है इप्सो फैक्टो, एंड बाय द फैक्ट इटसेल्फ आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी ज्यूरिडिक्शन में आ जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई कौन कौन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच कर सकता है। तो जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो इप्सो फैक्टो इज द मेंबर ऑफ व्हाट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। तो अब हम एक एक करके इन सोर्सेज को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या क्या सोर्सेज हैं और कैसे कैसे डिफरेंट थिंग्स से इंटरनेशनल लॉज निकलते हैं। तो ट्रीटीज़ की जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटीज़ कैसे साइन की जाती हैं, ट्रीटीज़ बेसिकली कन्वेंशंस या फिर चार्टर्स के थ्रू की जाती हैं। जैसे अभी इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट AI समिट चल रहा है, तो हो सकता है कि जितने भी डिफरेंट नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ आए हुए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के साथ बैठकर एक एग्रीमेंट साइन कर लें जो कि AI के फ्यूचर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करे। तो वो एक क्या बन जाएगा, वो एक कन्वेंशन बन जाएगा या फिर वो एक चार्टर बन जाएगा, जो कि उन कंट्रीज़ ने जिन्होंने उसको साइन किया है उनके लिए लीगली बाइंडिंग होगा। जनरली ये एक रिटन होता है और इट्स अ एग्रीमेंट जो जिसको अगर आप साइन करने के बाद फॉलो नहीं करते आगे फ्यूचर में, तो आपकी जो इमेज है उस पर एक बहुत बड़ा रोल निशान लग जाता है। तो रियो डी जेनेरियो समिट आपने सुना होगा, बहुत सारे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, तो ये समझना है ना। अडॉप्शन होता है, ट्रीटीज़ को जनरली हम अडॉप्ट करते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस या फिर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। मोस्टली मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट क्या होता है कि भाई जो भी कन्वेंशन हो रहा है, जो भी चार्टर बना है, जो भी रूल्स बने हैं, उसको आपकी कंट्री फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए आप 3 मेथड्स आर देयर। या तो आप सिग्नेचर करते हो, एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट करते हो, या फिर कंसेंट बाय रेटिफिकेशन होता है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो मोस्टली कंसेंट बाय रेटिफिकेशन ही है कि आप अपने कंट्री में ले जाके वहाँ अपने पार्लियामेंट में उसको पास करते हो।
मोस्टली जो हमें चाहिए होता है किसी भी ट्रीटी को एज अ सोर्स ऑफ लॉ बनाने के लिए, उसको पूरी वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की हमको ज़रूरत पड़ती है। मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ भी उसका पार्ट बन जाती है। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो था वो था ट्रीटीज़, इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ लॉ की। जब हम बात करेंगे तो हम उसमें बहुत सारी सोर्सेज की बात करेंगे, 3 तो मेजरली करेंगे, जिसमें हम ट्रीटीज़ की, कस्टम्स की और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करेंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया ट्रीटीज़ क्या होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए, जनरली बाइंडिंग हो जाती हैं ये, और आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन ये इम्प्लीमेंट की जाती हैं। फिर बात करेंगे हम लोग कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की। जब हम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, मतलब कि कस्टम्स एज अ सोर्स ऑफ लॉ, तो ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है कस्टम, जो कि अगेन बाइंडिंग जो लीगल है ना रूल्स के अकॉर्डिंग ये काम करता है। मतलब कस्टम्स क्या है, आर द बाइंडिंग लीगल रूल्स जो कि कंट्री में, 2 कंट्रीज के बीच में बहुत टाइम से फॉलो होते आ रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ कस्टम कब बनेगी, जब वो कंटिन्यूड प्रैक्टिस में होगी। अगर वो कोई कंटिन्यूड प्रैक्टिस में नहीं है तो आप उसको कस्टम नहीं बोल सकते। तो ये समझना ज़रूरी है, कंटिन्यूड प्रैक्टिस में होना किसी भी चीज़ का वो बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, एंड साथ में ये क्या करता है, कंटिन्यूड प्रैक्टिस मोस्टली है ना इंश्योर करता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उससे आपको प्रोटेक्शन देता है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 38 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट करता है कस्टम्स एज अ लॉ को, कि भाई अगर 2 नेशंस हैं उनके बीच में कोई कस्टम्स बना हुआ है तो वो उन कंट्रीज़ के लिए लॉ माना जाएगा, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। डेरिवेशंस ऑफ कस्टम कहाँ से होते हैं, तो लॉ ऑफ नेचर से, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ स्टेट से, है ना। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग, कि भाई या तो लॉ ऑफ नेचर है कि शुरू से ही आपकी दोनों कंट्रीज़ पर 3, 4, 10, 15 जो भी कंट्रीज़ हैं वो इसको फॉलो करते हुए आ रही है, या आपने कंटिन्यूशन के बेसिस पे म्यूचुअल कंसेंट दिया है। अनसाइंड ट्रीटीज़ होती हैं ये, मतलब कभी भी कस्टम साइन करके नहीं क्रिएट किए जाते, ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे नेपाल और इंडिया के बीच में है कि बेटी रोटी संबंध हम बोलते हैं, कि भाई हम नेपाली लोग यहाँ इंडिया में आके काम करते हैं एंड द इंडियन पीपल यूज टू मैरी दी वुमेन्स ऑफ दी नेपाल। तो वो एक कस्टम है जो शुरू से वहाँ इंडिया और नेपाल के बीच में चला आ रहा है। इसलिए हम लोगों के बीच में वीज़ा का भी, पासपोर्ट का भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये समझने वाली बात है कि इसके लिए कहीं हमने कोई लिख के कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करा, ये अपने आप ही कस्टमरी प्रैक्टिस है जो सालों से हमारे यहाँ चली हुई आ रही है। अनसाइंड ट्रीटीज़ होती हैं जैसा मैंने बताया, और कभी कभी यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशंस के थ्रू भी हम कुछ कस्टम्स को लीगलाइज करते हैं। क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ से ड्राइव होता है कस्टम, तो 2 चीज़ें उसमें होनी चाहिए, एक तो स्टेट प्रैक्टिस एंड ओपिनियन जूरिस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट प्रैक्टिस तो एज नेम इंडिकेट कि भाई अगर आप किसी कस्टम को बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो वो अपने आप ही एक लॉ बन जाएगा। ओपिनियन जूरिस मतलब लैटिन फ्रेज है ये, कि एन ओपिनियन ऑफ लॉ और नेसेसिटी, के भाई एज पर द लॉ और एज पर द नेसेसिटी वो कस्टम लॉ बन गया है और उसको हम हटा नहीं सकते हैं। एक्शन इज कैरीड आउट एज अ लीगल एक्शन, कि जब आप अपने कस्टम्स को एज अ लीगली फॉलो करने लग जाओ तो वो ओपिनियन जूरिस में आ गया। तो समझना है कि कस्टम्स कब लॉ बनते हैं, स्टेट प्रैक्टिस और ओपिनियन जूरिस के थ्रू बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेस का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें जर्मनी, डेनमार्क एंड नीदरलैंड वर इन्वॉल्व, है ना। और बहुत कब का केस है ये, 1969 का। दिस केस वाज ब्रॉट इन द नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द 1969, है ना। एरिया ऑफ डिस्प्यूट क्या था, अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ डिस्प्यूट इन द नॉर्थ सी। तो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, कि भाई वहाँ पे ये देखा गया कि नो टाइम रिक्वायरमेंट फॉर कस्टम्स, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कस्टम्स के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टाइम बताना ज़रूरी है। कस्टम तो भाई कस्टम है, कभी भी मतलब अगर आपने उसे कंटिन्यूएशन में थोड़ा बहुत फॉलो किया है और अगर नेशंस एक दूसरे के साथ रेडी हैं तो वो उसको एज अ कस्टम मान लेंगे। तो ये समझना है कि दिस नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस हैज़ गिवन दिस द इम्पोर्टेंस, कि भाई ये आप क्या कर सकते हैं,
कस्टम्स को एज अ लॉ मान सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट कि स्टेट प्रैक्टिस और ओपिनियन जूरिस जो दोनों एलिमेंट है वो इसी केस से निकल कर आए हैं, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस से। तो ये समझना है हमको बहुत अच्छे से कि नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल केस हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दी customs as a law and the two elements of the custom जिसमें opinion juris and state practice becomes very very important। आगे बात करते हैं फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हमारी थर्ड सोर्स है इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ लॉ की, कि भाई कहाँ कहाँ से सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ निकलते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस एज पर आर्टिकल 59 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेन क्या नहीं होते, बाइंडिंग नहीं होते, ये समझना है। नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज। अगर पार्टीज मान लेती हैं, मतलब जैसे चाइना एंड इंडिया किसी डिस्प्यूट को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं, तो उन दोनों के लिए तो वो बाइंडिंग होगा ही होगा डिसीजन। लेकिन हम ये माने कि फिर फ्रांस और नीदरलैंड भी उसको फॉलो करें, तो ऐसा नहीं है ना। तो ये समझना है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हम और क्विकली समझ लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस परफॉर्म करता है। तो वो रिफर्स करता है टू इट्स पास्ट ओपिनियंस, अपने पास्ट ओपिनियंस को वो रेफ़र कर सकता है, बाइंडिंग नहीं कर सकता लेकिन रेफ़र कर सकता है कि भाई मैंने ऐसे सिमिलर केसेस में पहले क्या डिसीजन दिए थे। एग्जामिन कर सकता है अपने पास्ट डिसीजंस को। कैन ऑल्सो बी अ फोरम इन द ट्रीटी, मतलब कोई, मतलब अब जैसे AI सबमिट हो रहा है तो हम उसमें जब अगर कोई कन्वेंशन बना रहे हैं, कोई ट्रीटी बना रहे हैं, तो हम उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी बुला सकते हैं कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, गिव एडवाइजरी ओपिनियन। तो ये फंक्शंस हो जाते हैं हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। आर्टिकल 65 से 68 के बीच में ये सब मतलब एडवाइजरी ओपिनियन वो कहाँ दे सकता है। आर्टिकल 65 टू 68 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो लॉ है वो ये बताता है कि आप एडवाइस भी दे सकते हैं। Article 38 of the International Court of Justice talks about the subsidiary means for determination of rules and regulations, जिनको हम judicial decisions बोलते हैं। तो ये समझना है कि भाई है ना कि subsidiary means है, मतलब आपको immediately इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि डिसीज़न को एज अ लॉ नहीं मानना है। ये मान के चलना है कि वो बहुत बाद की बात है कि जब आपके पास कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई कस्टम नहीं मिल रहा है आपको पुराना अपना, तब जाके आप फिर जुडिशियल डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे। आप जितने चाहें उतने कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपनी बात पूछ सकते हैं, डाउट हो सकते हैं। देखिए वीडियो लंबी बन रही है तो ऑफकोर्स बीच बीच में डाउट्स आ ही रहे होंगे, कभी कभी बोरियत भी आती है, तो उसको हैंडल करने के लिए आप अपना कमेंट छोड़िए, हम बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर और फिर हम आप वीडियो को देखिए अच्छे से। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि भाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या उसके लिए मतलब लीगल स्टूडेंट्स के लिए उस पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द इंटरनेशनल लॉ टू क्रिएट सम लॉज फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मतलब क्योंकि ह्यूमन्स आर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस पर काफ़ी काम हुआ, बहुत सारे एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे बात करी, लिटरेचर बहुत सारा प्रोड्यूस किया गया कि अब जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक पीपल के राइट्स की बात नहीं होनी चाहिए, ह्यूमंस के बेसिक राइट्स की बात होनी चाहिए। पीस पैलेस लाइब्रेरी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो कि एक ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है वर्ल्ड की, ऑफकोर्स हॉग में है जो कि नीदरलैंड के अंदर आता है। 1913 से वो ये लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं ट्रीटीज़ को, डिफरेंट थिंग्स को, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओल्डेस्ट है ना, एंड क्या सपोर्ट करता है ये, मतलब पीस पैलेस जो लाइब्रेरी है वो करती क्या है, इंटरनेशनल लॉ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ओपन टू ऑल स्कॉलर्स है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं टू सर्विस द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड द हॉग अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ को ये सर्व करती है। मतलब पीस पैलेस लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है, पीस पैलेस लाइब्रेरी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है या फिर हॉग अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, उनको एक लिटरेचर मिल सके, वो अपना लिटरेचर सारा एक जगह पर रख सकें और इंटरनेशनल जो लॉ को पढ़ने वाले स्कॉलर्स हैं वो इसको यूज़ कर सकें। तो याद रखना है आपको, पीस पैलेस लाइब्रेरी ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है और कब से ये काम कर रही है, एक्टिवली 1913 से ये एक्टिवली काम कर रही है।
आ रही बात समझ में। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन दी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ICCPR, जो कि एक नॉन बात करता है इनएलिनेबल राइट्स की, जो ये बताता है कि भाई ह्यूमन राइट जो है वो कैसे राइट्स हैं, इनएलिनेबल राइट्स है ना, और वो नॉन डेरोगेबल है ना, मतलब कि उनको हम कभी भी कम नहीं कर सकते किसी भी सेंस में। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो कि नॉन डेरोगेबल होने चाहिए, है ना। आर्टिकल 4 जो है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, वो एक की कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ की बात करता है, जिसमें ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2006 की बात हुई है। कुछ की लेजिस्लेचर्स इन्होंने अपने बनाए हैं, जिसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1993 एंड ह्यूमन राइट्स, है ना। मतलब क्या पोस्ट क्रिएट की है उन्होंने, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स। तो ये याद करना है, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि अल्टीमेटली ह्यूमन राइट्स के लिए क्या किया जा रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए क्या किया जा रहा है। तो आर्टिकल 4 ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल जो राइट्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी, और वर्ल्ड में भी बहुत सारी कन्वेंशंस इस पे हुई हैं, बहुत सारे काम इस पे हुए हैं, जिससे कि ये इंश्योर किया गया है कि ह्यूमन राइट्स को बहुत इफेक्टिवली वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो वो हमें याद करना है कि ऐसी कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस, कौन कौन से काम पूरे वर्ल्ड में हुए हैं। फिर मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ह्यूमन राइट्स के अंदर, कि कहाँ पे ह्यूमन राइट्स डोमेस्टिक लॉज से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो वो हो जाता है व्हाट आर इर्गैओमस, ठीक है। इर्गैओमस क्या है, एक प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो करना है, जो इस बार बोर्ड के पेपर में भी जिस पे क्वेश्चन आया है, बोर्ड के पेपर में इस पे क्वेश्चन आया है, दैट एनी स्टेट और कंट्री में टेक एक्शन, ठीक है, फॉर फ्यूचर ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बता, अगर कोई कंट्री अपने ही लोगों को या किसी दूसरी कंट्री के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उनको मार रही है, किल कर रही है, या कुछ उनके साथ बहुत गलत कर रही है, तो फिर क्या होगा कि वर्ल्ड जो फोरम्स हैं या इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं या कोई भी डिफरेंट कंट्री का ग्रुप उस कंट्री के खिलाफ क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है, उसको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि भाई दिस इज समथिंग व्हाट ओमस आइडिया इज, प्रिंसिपल इज, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करेंगे हम लोग इंटरनेशनल लॉ एंड द म्युनिसिपल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ ऑफ कोर्स आर दे सेम, ऑफ कोर्स नो, है ना। हमने स्टार्टिंग में ही भी एक टॉपिक पढ़ा है इंटरनेशनल लॉ वर्सेस डोमेस्टिक लॉ का, मैंने डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये कुछ लगभग उसी टॉपिक का कंटिन्यूशन है। आर दे सेम, दे आर नॉट, ये समझना है हमें। कैन दे ओवर रूल ईच अदर, नहीं। जहाँ म्युनिसिपल लॉ अप्लाई होना है, डोमेस्टिक लॉ अप्लाई होना है, वहाँ डोमेस्टिक लॉ अप्लाई होगा। जहाँ इंटरनेशनल लॉ की बात है वो आपकी चॉइस है, आप फॉलो करिए नहीं करिए। अगर नहीं करते हैं तो कोई आपको बाइंड नहीं करेगा, लेकिन जब आप नहीं करेंगे तो ये फैक्ट है कि आप वर्ल्ड में आपकी इमेज अच्छी नहीं बनेगी। कैन नॉट बी यूज टू ब्रीच ईच अदर, मतलब आप ना तो डोमेस्टिक लॉ को ब्रेक कर सकते हैं ये कह के कि मैं इंटरनेशनल लॉ फॉलो कर रहा हूँ, और ना ही आप इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक लॉ की वजह से। तो ये समझने वाली बात है कि आपको इस तरीके से अपने डोमेस्टिक लॉज को बनाना होता है कि वो इंटरनेशनल लॉज को अलाइन करें, उनके खिलाफ नहीं हो जाए। लैक ऑफ डोमेस्टिक लॉ कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिफेंस, है ना। ये समझना है कि भाई आज इंटरनेशनल बॉडीज इतने ज़्यादा कन्वेंशंस क्यों कर रही हैं, इतने ज़्यादा रूल्स क्यों बना रही हैं, ताकि उन कंट्रीज़ को हेल्प आउट कर सकें जिनके यहाँ उतने इफेक्टिव डोमेस्टिक लॉ उस चीज़ को लेकर नहीं है। तो ये समझना है कि प्रिंसिपल्स जो है वो क्या होते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहाँ कहाँ पे मोस्टली हमको देखने को मिलता है, यूके में, यूएसए में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि यूके और यूएसए में ऑलमोस्ट जितने भी लॉज बने हैं वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, इंटरनेशनल लॉज को। जैसे जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो दे फॉलो द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इन द कंट्रीज सच एज यूनाइटेड किंगडम देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट स्टेट्स that before any international agreement can be considered applicable domestically, मतलब वो इस बात को लिखते हैं अपनी बात में कि हम डोमेस्टिकली भी उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सेम इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द पोजीशन इज दैट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इज फेडरल लॉ
एंड इफ द फेडरल कोर्ट इन द यूएसए डिटरमाइन इट टू बी बाइंडिंग दैन इट्स अ बाइंडिंग वन। मतलब वो भी यही करते हैं कि भाई पहले वो फेडरल के पास भेजते हैं उस इंटरनेशनल लॉ को, और अगर वो फॉलो और वो फेडरल अगर उसको मानती है कि वो कंट्री में इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो वो कंट्री में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडिया के अंदर क्या प्रोविज़न है, इंडिया एंड इंटरनेशनल लॉ इन इंडिया कैसे काम करता है, मतलब इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है। तो आर्टिकल 51 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफिकली स्टेट करता है दैट कि हम हमेशा फॉस्टर करेंगे रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रिटी ऑब्लिगेशंस को इन डीलिंग विद द ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। तो मतलब हमारा आर्टिकल 51 इस बात को बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि हम इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो उस पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर भी आर्टिकल 51 की पूरे प्रोविजन लिखे हुए हैं। आर्टिकल 253 भी सेम चीज़ को बात करता है। आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया बोलता है कि पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट दीज ट्रिटीज, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब से ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो गए, केशव आनंद भारती केस के बाद से इनका इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा इफेक्टिवली हमारी कंट्री के अंदर देखा जाने लगा। कुछ और भी केस इंडिया में टाइम पे हुए जिनका सिर्फ आप नाम लिख सकते हैं, जिसमें केस ऑफ मगन भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस ऑफ शीला versus the secretariat and the case of the विशाखा versus the state of राजस्थान। कुछ ऐसे प्राइमरी केसेस रहे जिन्होंने फाउंडेशन लीड करी किस चीज़ के लिए कि इंडिया के अंदर इंटरनेशनल लॉज को पूरी तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये अच्छे से लिखना है कि इंडिया के अंदर आर्टिकल 51, आर्टिकल 253 आर द वन जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करने के लिए बात करते हैं। आर्टिकल 51 ये इंडिकेट करता है कि हम जितने भी इंटरनेशनल लॉज बनेंगे जिसमें हम पार्टी हैं उनको हम ऑफकोर्स रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर वो बेटर है, रिलेशंस के लिए अच्छे हैं, तो हम उनको फॉलो करेंगे। साथ में आर्टिकल 253 ये बताता है कि इंडिया में कैसे हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर सकते हैं। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वही इसका पावर रखती है कि वो जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम फॉलो करेंगे। केस ऑफ शीला, है ना। तो कुछ केसेस के बारे में जो हमने मेंशन किया है, केशव आनंद भारती केस तो आपको पता है प्राइमरी केस है, फंडामेंटल केस है। केस ऑफ मगन भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसने ट्रिटीज़ को, इंटरनेशनल ट्रिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया द राइट्स ऑफ द सिटीजन और मॉडिफाइड द लॉज ऑफ द स्टेट, इट वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव लेजिस्लेचर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अगर हम कोई इंटरनेशनल लॉ को बेस मान रहे हैं तो पहले हमारे डोमेस्टिक लॉ में वो चीज़ होनी चाहिए। सेम ऐसी शीला बरसे वर्सेस सेक्रेटरी के केस में चिल्ड्रंस एड सोसाइटी की बात की गई कि चिल्ड्रंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इन द केस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट इन राजस्थान, इंडियन कोर्ट्स यूज द प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को उन्होंने बेस बनाकर अपने डिसीजंस दिए। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। विशाखा गाइडलाइंस की जब हम बात करते हैं तो वो इंटरनेशनली ड्राइव्ड की गई। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग चैप्टर के। द चैप्टर टॉक्स अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इटसेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर इंटरनेशनल कंट्रीज आपस में डील कर रही हैं तो अल्टीमेटली डिस्प्यूट अगर होता है, जो कि मेन है होता ही है, वो कैसे सॉल्व होगा। तो बाय कोर्ट, बाय मीडिएशन, बाय कंसाइलिएशन और कोई और भी, इवन बाय आर्बिट्रेशन भी आप उसको सॉल्व करा सकते हैं। सबसे कॉमन जो मेथड है कोर्ट कौन सा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है ये यूएन की, 1946 से इट इज़ इन वर्किंग। आर्टिकल 93 जो है ऑफ द यूएन इसको क्या करता है, इफेक्टिव बनाता है। आर्टिकल ना यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग ये आता है। इप्सो फैक्टो जो हमने बात करी थी कि भाई जो भी मेंबर है यूनाइटेड नेशन की वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाते हैं। हॉग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल असेंबली ने, यूएन की जनरल असेंबली ने 1946 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करी थी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन, द मेंबर जजमेंट इज फाइनल एंड बाइंडिंग होता है टू द पार्टी।
नॉट इन्फोर्समेंट पावर, मतलब जजमेंट दे दिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। अगर वो कोई नेशन उसको मानने से मना करेगा तो दैट इज अप टू देम ओनली द सिक्योर। बट हाँ, लेकिन अगर मैटर बहुत बियॉन्ड द सिक्योरिटी है तो आपको पता ही है कि देयर आर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल इन दी वर्ल्ड, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे पास, है ना। तो वो चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं पीस एंड सिक्योरिटी का बेस बताते हुए कि भाई अगर आपकी वजह से पूरे वर्ल्ड की पीस या सिक्योरिटी डैमेज हो रही है तो फिर आपको कंपेल है कि आप फॉलो करिए जो जजमेंट दिया है किसने, यूनाइटेड नेशंस ने। तो 5 परमानेंट मेंबर्स ऐसा कर सकते हैं। ज्यूरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या आ जाता है, प्राइमरी सोर्स फॉर डिस्प्यूट है ये, है ना, सेटलमेंट के लिए। कैन एक्ट एज अ फोरम भी, और हमने पहले भी बात करी ज्यूरिडिक्शन में, थोड़ी देर पहले भी वीडियो में दिखाया है, तो वहाँ से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको हम आईसीसी बोलते हैं। इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं समझ लीजिएगा, अगर आईसीसी की फुल फॉर्म लिखने के लिए आए आपके लीगल पेपर में तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लिखी जाएगी, ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो समझना है आपको। ट्रिब्यूनल, ये भी एक ट्रिब्यूनल है, रोम जो स्टैटस था 2002 का, उससे ये इम्प्लीमेंट की गई है। और पर्पस क्या है इसका, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को रोकना, जेनोसाइड्स को रोकना, वॉर क्राइम्स को रोकना एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन को रोकना। अरे बात समझ में, तो उसके लिए ये काम करती है कि भाई अगर इनको कंप्लेंट मिलती है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की या फिर जेनोसाइड्स की कहीं पे भी, है ना। जेनोसाइड्स मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन, तो वो रोकना इनका काम। मतलब अगर हो गया वो तो उसको पनिशमेंट देना उस ऑफेंडर को, इनका काम है। अरे बात समझ में, वॉर क्राइम्स को रोकना, या वॉर क्राइम्स अगर वॉर के टाइम पे क्राइम्स हुए हैं, जैसे अभी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, कभी ना कभी वो एंड होगी, तो जो भी पार्टी उसमें है वो बता सकती है कि भाई दूसरी पार्टी ने हमारे साथ वॉर के ड्यूरेशन में बहुत सारी गलत चीज़ें करी, तो उसका पनिशमेंट उनको लॉन्ग रन में मिल सकता है। क्राइम ऑफ एग्रेशन को भी ये रोकते हैं। अदर डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बने हुए हैं, मतलब अगर हम किसी और तरीके से अपने केसेस को, दो कंट्रीज अपने केसेस को सॉल्व कराना चाहते हैं तो वो स्टेट दैमसेल्फ कैन ले डाउन द प्रोसीजर। मतलब अमेरिका, इंडिया अपने आप लिख सकते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम इस तरीके से अपने उस डिस्प्यूट को क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। मीडिएशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, या किसी भी और अदर मेथड के थ्रू। कभी कभी यूएन भी अपना खुद की एक फोरम बना देती है कि भाई ठीक है 4 मेंबर के बीच में लड़ाई हो गई है तो वो अपना एक फोरम बना देते हैं, इंटरनल फोरम, और वो उस फोरम में बैठ के वो डिस्प्यूट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो की लेंथ को थोड़ा छोटा रखने की, ताकि आप वीडियो को सुने। स्टार्टिंग में वीडियो को सुनने में थोड़ा सा आपको शैगी लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा शैगी है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं हुई है, चीज़ों को समझिए, और जो भी टॉपिक आपको और दोबारा समझना है, उसकी डिटेल समझनी है, तो मुझे पर्सनली कमेंट करिए। आप कमेंट में मैसेज डालिए, कमेंट करिए, और मैं उस टॉपिक को और इलेबोरेट कर पाऊँगा। इंटरनेशनल, देखिए आपको भी पता है लीगल पे ज़्यादा मटेरियल नहीं है, पेपर भी लीगल का भी काफ़ी बाद में है, तो ये अच्छा मटेरियल आपको मिलने की दी जा रहा है। इसको पढ़िए, देखिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, एंड डू कमेंट। ठीक है, कमेंट करिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। टिल देन टेक केयर। बहुत जल्दी यूनिट 6 के साथ हम लोग 5 के साथ हम लोग मिलेंगे, और यूनिट 5 के, क्योंकि यूनिट 5 में हमें और भी ज़्यादा डिटेल में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के बारे में उसमें बात है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए बेटा, और लाइक करिए, कमेंट करिए, वॉच टाइम बढ़ाइए बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अंडरस्टैंड करिए। कोई भी टॉपिक जो दोबारा समझना है, जो आपको लगा कि सर ये वाला टॉपिक नहीं क्लियर हो पाया, तो वो आप मुझे कमेंट करिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।